हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र और प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे। आज का विषय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। बच्चों, पूर्व कक्षा में मैंने आपको विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं और उनकी विशेषताओं से परिचित कराया था। आज हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और उनके समाधान के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे कि केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य की आय सीमित है और उस आय से उनकी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल है। प्रत्येक उपभोक्ता या प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय को उनकी विभिन्न या अनंत आवश्यकताओं पर खर्च करना चाहता है या उससे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, परंतु उनकी आय सीमित होती है। अगर उनकी आय असीमित होती या साधन असीमित होते तो शायद आवश्यकताओं या फिर किसी भी प्रकार की संभावनाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का महत्वपूर्ण कारण ही यह है कि मनुष्य की आय सीमित है और उनकी आवश्यकताएं अनंत हैं। इन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करना हर एक उपभोक्ता के लिए या उसकी इच्छा होती है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों से अर्थव्यवस्था में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना भी ज़रूरी होता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का एक मुख्य कारण यह भी है कि इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं और हमारे सामने तब समस्या उत्पन्न होती है जब हम इस बात को तय करते हैं कि हम प्रथम किस आवश्यकता को पूरा करें या हम प्रथम किस वस्तु का उत्पादन करें, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता की तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है और तीव्रता के आधार पर मनुष्य अपनी उन आवश्यकताओं को पहले पूरा करता है जिनकी तीव्रता अधिक है, उसके बाद उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जिनकी तीव्रता कम है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी इसी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। जिन वस्तुओं की मांग अधिक है उनका उत्पादन प्रथम और जिनकी आवश्यकता या जिनकी मांग कम है कि उनका उत्पादन तत्पश्चात किया जाता है। इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के उत्पन्न होने के कारणों में हम 4 कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। पहला कारण, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और वह अपनी इन असीमित आवश्यकताओं को पूरी करने की इच्छा रखता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का दूसरा कारण है कि इन आवश्यकताओं की तीव्रता भी भिन्न भिन्न है। हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार या हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग आवश्यकता अपनी तीव्रता के साथ साथ अलग अलग होती है। केंद्रीय समस्या का तीसरा कारण है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन भी सीमित हैं और इन सीमित साधनों से हमें समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादन कार्य संपन्न करना है। इसका चौथा कारण है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। तात्पर्य कि हम एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और एक साधन के ही कई सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे जल संसाधन को हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ सर्वप्रथम हमारे सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि इन सीमित साधनों में से हम सर्वप्रथम किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन का प्रयोग करें। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हम 3 पहलुओं में समझ सकते हैं। सबसे पहला, क्या उत्पादित किया जाए, व्हाट टू बी प्रोड्यूस। दूसरा पहलू है किस तरह उत्पादित किया जाए, हाउ टू बी प्रोड्यूस। और तीसरा पहलू है किन के लिए उत्पादित किया जाए, यानी फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस। हमने पूर्व कक्षाओं में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया था: पूंजीगत अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में इन तीनों समस्याओं और समस्याओं के समाधान भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, यह प्रश्न भिन्न होगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे उत्पादकों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है।
अतः वह उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनकी सबसे ज़्यादा मांग है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही सम्राट होता है। तो हम उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ता के द्वारा सबसे ज़्यादा की जा रही है। किस तरह उत्पादित किया जाए, इसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक तकनीक का प्रयोग करते हैं ताकि वह शीघ्रता से वस्तुओं का उत्पादन कर सके। किन के लिए उत्पादित किया जाए, यहाँ हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्योंकि लाभ अर्जित करना होता है, अतः हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का निर्माण करना होगा। सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्योंकि सरकार अपना सारा हस्तक्षेप रखती है, अतः यहाँ सर्वप्रथम वस्तुओं का उत्पादन क्या उत्पादित किया जाए यह निश्चित करेगा कि समाज की भलाई के लिए, समाज के परोपकार के लिए सर्वप्रथम किन वस्तुओं की आवश्यकता है उनका उत्पादन किया जाएगा। तत्पश्चात किस तकनीक से उत्पादन किया जाए जो समाज के हित में होगा, जैसे श्रम प्रधान तकनीक, इनका प्रयोग करते हुए वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। किन के लिए उत्पादन किया जाए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए समाज में, समाज की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्योंकि पूंजीपति लोग या फिर सरकार दोनों का समान हस्तक्षेप, समान सहयोग होता है, अतः यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन मिश्रित तरीके से होता है, यानी यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण भी होता है और उत्पादक वस्तुओं का निर्माण भी होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को विस्तृत और सरल रूप से समझने के लिए उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उत्पादन कार्य के लिए उत्पादन के 5 साधनों का होना अनिवार्य है। इन 5 साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन सभी का सहयोग समान रूप से देखा जाता है और इन सभी साधनों के प्रयोग को समान रूप से करके या आनुपातिक रूप से करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि इन सभी साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं, जैसे हम पूंजी का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं, कई वस्तुओं के उत्पादन में कर सकते हैं। हम श्रम तकनीक या श्रम का प्रयोग भी कई प्रकार से या कई प्रकार की वस्तु के उत्पादन में कर सकते हैं। भूमि का प्रयोग भी वैकल्पिक रूप से कई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में संभव है। तो अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम समस्या यही आती है कि यह साधन उपलब्ध हैं, सीमित हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग हैं। जितने भी विकल्प हमारे सामने मौजूद होते हैं वे सभी विकल्प संभावनाएं कहलाती हैं और जब इन सभी संभावनाओं को हम तालिका और वक्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं और उनके समाधान को समझने के लिए उत्पादन संभावना वक्र सबसे ज़्यादा सरल तकनीक और उसको सबसे अच्छे से समझने के लिए सहायक है। जैसा कि हम सभी को स्पष्ट है कि उत्पादन के लिए या किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए जो वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं उन विकल्पों का हम विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु एक समय में हम किसी एक ही विकल्प का चुनाव कर पाएंगे। जितने विकल्प हमें दिखाई देते हैं वे सारे विकल्प संयोग कहलाते हैं और जब हम इन्हें तालिका के माध्यम से समझते हैं तो वह उत्पादन संभावना तालिका कहलाती है। आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे उत्पादन संभावना तालिका। प्रोफेसर मार्शल का कहना यह है कि उत्पादन संभावना तालिका विभिन्न साधनों के विकल्पों की एक सूची है और यह उन सभी संयोगों को दर्शाती है जिसमें अर्थव्यवस्था विभिन्न वस्तुओं का निर्माण कर सकती है। यहाँ हमने एक उदाहरण को लिया हुआ है और जिसे हम उत्पादन संभावना तालिका के माध्यम से समझ रहे हैं। उपरोक्त तालिका में सबसे पहले हमने उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया है, संभावनाएं जिन्हें हम संयोग के नाम से जानते हैं। यहाँ A, B, C, D, E और F यह साधनों के वह विकल्प या संयोग हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था में प्रयोग में लाया जा सकता है। सर्वप्रथम X वस्तु की मात्रा, फिर Y वस्तु की मात्रा। अगर हम प्रथम संयोग पर जाएं तो A वह संयोग दर्शाता है जिसमें हम साधनों का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि X वस्तु की
25 इकाइयों का निर्माण हो पाएगा, परंतु क्योंकि साधन का हम एक ही जगह प्रयोग कर पा रहे हैं, तब हम y वस्तु की किसी भी मात्रा का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साधन सीमित है और आप इनका प्रयोग एक समय में किसी एक वस्तु के निर्माण के लिए ही कर सकते हैं। अगर हम यहाँ F संयोग का चुनाव करते हैं तो F संयोग के चुनाव में अब मांग के आधार पर जब हम Y वस्तु का निर्माण करते हैं तो Y वस्तु की 150 इकाइयों का निर्माण होगा, जबकि X वस्तु की किसी भी मात्रा का निर्माण नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में किस संयोग का चुनाव करना है यह वस्तु के मांग पर निर्भर करता है और यह विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था की मांग और आवश्यकता के अनुसार हम विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग का चुनाव करते हैं। जैसे अगर हम B संयोग का चुनाव करते हैं तब हम X वस्तु की 20 इकाइयों को बना रहे होते हैं और Y वस्तु की 50 इकाइयों को बना रहे होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि साधन का प्रयोग इस प्रकार हो रहा है कि हम X वस्तु की भी मात्रा को बना रहे हैं और Y वस्तु की मात्रा को भी बना रहे हैं, परंतु साधन का प्रयोग इस प्रकार हो रहा है कि X वस्तु के निर्माण या इसकी इकाइयों में धीरे धीरे कमी आती जा रही है और Y वस्तु की मात्रा को हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं या Y वस्तु के उत्पादन को हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। यह दो संयोग इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि आपने एक समय में एक साधन को केवल किसी एक वस्तु के प्रयोग में ही लाया। इस प्रकार उत्पादन संभावना तालिका हमें विभिन्न संयोगों के चयन को दर्शाती है और अर्थव्यवस्था इन संयोगों में से किसी भी संयोग का चुनाव कर सकती है। उत्पादन संभावना तालिका को हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बच्चों, उत्पादन संभावना को हम तालिका के माध्यम से समझ चुके हैं, अब हम इसे वक्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हमें उपरोक्त चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ हम OX अक्ष पर Y वस्तु और OY अक्ष पर X वस्तु को लेंगे। यहाँ X वस्तु के निर्माण को दर्शाया जा रहा है, X वस्तु की कितनी इकाइयों का निर्माण हुआ और Y वस्तु की कितनी मात्रा का निर्माण हुआ। उपरोक्त में A बिंदु, B, C, D और E तथा F यह हमें विभिन्न संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं और अर्थव्यवस्था में इनमें से किसी भी संभावना का चुनाव संभव है। जब हम X वस्तु की 25 इकाइयों का निर्माण कर रहे होते हैं तब हम Y वस्तु की किसी भी मात्रा का निर्माण नहीं करते, तब Y वस्तु का उत्पादन शून्य होता है। यानी जब हम A संभावना को चुनते हैं तब X वस्तु की 25 वस्तु इकाइयाँ और Y वस्तु की 0 यानी कुछ भी मात्रा का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार जब हम F संभावना को चुनते हैं तब हम Y वस्तु की 175 इकाइयों का निर्माण कर रहे होते हैं, जबकि उस समय X वस्तु का बिल्कुल भी निर्माण नहीं होता। इस प्रकार यह A, B, C, D, E और F यहाँ बिंदु हमें विभिन्न संभावनाओं को दर्शाते हैं। तो जब हम उत्पादन की संभावनाओं को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तब यह उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। उपरोक्त चित्र में ये जो एक आपको वक्र दिखाई दे रहा है, यही उत्पादन संभावना वक्र है जो अपनी संभावनाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रदर्शित करता है। उत्पादन संभावना वक्र में यह वक्र जहां विभिन्न संयोगों को दर्शा रहा है, वहां यह तकनीक के कुशलतम प्रयोग को भी दर्शा रहा है। और जब इन संयोगों में कोई संयोग वक्र के अंदर बनता है, जिसे हम K से डिनोट करते हैं या K से दर्शाते हैं, यह तकनीक के कुशलतम प्रयोग को दर्शाता है। अर्थात जब वस्तु के निर्माण के लिए हम साधनों का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि उपरोक्त संयोग में से कोई संयोग हमें प्राप्त हो, यह संयोग इस वक्र के अंदर बने, जिसे हम K से दर्शा सकते हैं, यह तकनीक के कुशलतम प्रयोग को दर्शाएगा। लेकिन अगर संभावना इस वक्र के बाहर बनती है, जिसे हम H से दर्शाते हैं, यह परिस्थितियों के बाहर माना जाता है। अर्थात यह वह संयोग है जहां किसी वस्तु का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी बन सकता है। अतः उत्पादन संभावना वक्र में हम इन दोनों परिस्थितियों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो
K हमें कुशल साधनों के कुशलतम प्रयोग को दर्शा रहा है, जबकि H इसके निरर्थक दिश को दर्शा रहा है। उत्पादन संभावना वक्र कुछ मान्यताओं पर आधारित है, अतः जब यह मान्यताएं पूरी होंगी तो उत्पादन संभावना वक्र नजर आएगा या उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होगा। सर्वप्रथम मान्यता है, हम पूरी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति की कल्पना करेंगे, यानी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। दूसरा, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से हो, यह माना जाएगा कि संपूर्ण साधनों का प्रयोग पूर्ण कुशलता से हो। तीसरी मान्यता है, साधनों का स्थिर होना। उत्पादन संभावना वक्र के लिए यह अनिवार्य है, यह माना जाएगा कि उत्पादन के लिए जो साधन है उनकी पूर्ति स्थिर है, अर्थात उनकी पूर्ति सुचारू रूप से बनी हुई है। उत्पादन संभावना वक्र की अगली मान्यता है कि सभी संसाधन हस्तांतरणीय हैं, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित हो सकते हैं। इन सभी मान्यताओं के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। बच्चों, आज के लिए मेरा अभी एक प्रश्न है आप सभी से कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सम्राट की तरह होता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसी वीडियो के अंत में दूंगी। बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान संभव है। क्या उत्पादन किया जाए, इसे हम अवसर लागत के माध्यम से समझ सकते हैं। अवसर लागत, अवसर का तात्पर्य है किसी भी साधन के लिए अवसर ढूंढना, और अवसर लागत से तात्पर्य है किसी भी उत्पादन कार्य के लिए अवसर को प्राप्त करना। हम जैसा जानते हैं कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, और जब हम किसी एक साधन का किसी एक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं तो हमें उस दूसरी वस्तु का त्याग करना होता है जिसका निर्माण हम करना चाह रहे थे। तात्पर्य यह है कि अवसर लागत के लिए जब हम किसी एक वस्तु का निर्माण करते हैं और उस वस्तु के निर्माण के लिए साधन का प्रयोग करते हैं, तब हम उस साधन को किसी दूसरी वस्तु के निर्माण के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते। इस प्रकार एक वस्तु के निर्माण के लिए हम दूसरी वस्तु का त्याग करते हैं, और दूसरी वस्तु का जो त्याग है वह पहली वस्तु के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। इस प्रकार दूसरी वस्तु का जो त्याग हुआ, जब हम उसे मुद्रा के रूप में मापते हैं तो उसकी जो लागत है वही लागत दूसरी पहली वस्तु के लिए अवसर लागत बन जाती है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे एक खेत है और उस खेत में हमारे पास अवसर है कि हम गेहूं या चावल किसी एक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम गेहूं का उत्पादन करते हैं तो हमें चावल के उत्पादन का त्याग करना होगा, और अगर हम चावल का उत्पादन करते हैं तो हमें गेहूं का त्याग करना होगा। जब हमने गेहूं का उत्पादन किया तब हमें क्योंकि चावल का त्याग करना पड़ा, तो चावल की जो मौद्रिक लागत है वह पहले गेहूं के लिए अवसर लागत के रूप में मानी गई। इस प्रकार एक वस्तु का त्याग दूसरी वस्तु के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, जिसे हम अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत को दो रूपों में समझा जा सकता है, वास्तविक अवसर लागत के रूप में और मुद्रा के रूप में, या मुद्रा अवसर लागत के रूप में। वास्तविक अवसर लागत के रूप में हम वास्तविक वस्तुओं से अवगत होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर एक बढ़ई एक दिन में एक पेज का निर्माण करे या 3 स्टूल का निर्माण करे, तो अगर वह एक पेज का निर्माण करता है तो वह 3 स्टूल का त्याग करेगा, और अगर वह 3 स्टूल का निर्माण करता है तो वह एक पेज का त्याग करेगा। इस प्रकार एक पेज के लिए अवसर लागत 3 स्टूल के बराबर होगी, और अगर वह 3 स्टूल का निर्माण कर रहा है तो उसके लिए अवसर लागत 1 पेज के बराबर होगी। जब हम इसे वस्तुओं में व्यक्त करेंगे तब यह वास्तविक अवसर लागत होगी, और जब हम इसे मुद्रा में व्यक्त करते हैं तब वह मुद्रिक अवसर लागत या मुद्रा अवसर लागत होगी। मुद्रा अवसर लागत जैसा एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, अगर एक श्रमिक एक कारखाने में काम करके 9,000 रुपये कमाता है, और अगर वह दूसरी जगह पर कार्य करता है तो उसके लिए दूसरी जगह पर कार्य करना पहली वाले मजदूरी यानी 9,000 के बराबर होगी, जो वह पहले उद्योग से कार्य करके प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार एक श्रमिक के लिए एक स्थान पर
प्राप्त की गई 9,000 रुपये की मजदूरी जब दूसरे स्थान पर व्यक्त की जाएगी तब वह उसकी वहाँ 9,000 रुपये की अवसर लागत को बताएगी। इस प्रकार अवसर लागत को हम वास्तविक अवसर लागत के रूप में और मौद्रिक अवसर लागत के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। समझना सिर्फ इतना है कि अवसर प्राप्त करने के लिए हमें एक वस्तु का जहाँ अवसर प्राप्त होता है वहीं हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना होता है, और एक वस्तु के लिए त्याग दूसरी वस्तु के अवसर के समान होता है, जिसे हम लागत में व्यक्त करते हैं, तब यह अवसर लागत कहलाता है। अवसर लागत को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ए बी रेखा हमें विभिन्न संभावनाओं या संयोगों को दर्शा रही है तथा ओ एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु की मात्रा को लिया हुआ है। चित्र के अनुसार जहां हम एक्स वस्तु की ओ पी मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ वाई वस्तु की ओ आर मात्रा का निर्माण हो रहा है, और जब हम ओ एक्स की मात्रा में वृद्धि करना चाहते हैं, जब हम इसे P से Q तक लाना चाहते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं Y वस्तु की मात्रा का त्याग करना होगा, और जब Y वस्तु की मात्रा में कमी आती है तब यह X वस्तु की मात्रा में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो हम किसी भी साधन का या तो X वस्तु या Y वस्तु के निर्माण में ही प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जब हम X वस्तु में वृद्धि चाहते हैं तो हमें Y वस्तु में कमी करनी होगी। इसे जब हम अपोजिट वे में समझेंगे तब हम कहेंगे जब हम Y वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहें तो हमें X वस्तु की मात्रा को कम करके Q से P पर लाना होगा। यानी जब हम इसी को कम कर दें तब हमें Y वस्तु की बढ़ी हुई मात्रा मिलेगी और Y वस्तु का उत्पादन S बिंदु से R बिंदु पर आ जाएगा, जो इसकी वृद्धि को दर्शाएगा। इस प्रकार अवसर लागत हमें यह बताता है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का त्याग करना होगा, और दूसरी वस्तु का त्याग ही पहली वस्तु की अवसर लागत के बराबर है। बच्चों, जहां अवसर लागत की कुछ मान्यताएं हैं, वहीं अवसर लागत की कुछ सीमाएं भी हैं, जिन्हें हम सीमा अवसर लागत की आलोचनाओं के रूप में देख सकते हैं। अवसर लागत की आलोचनाओं में सर्वप्रथम आलोचना है कि अवसर लागत किसी विशिष्ट साधन पर लागू नहीं होता। विशिष्ट साधन का तात्पर्य ऐसे साधन से है जिनके वैकल्पिक प्रयोग नहीं है, जिनका एक ही रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिनका कोई विकल्प नहीं है। जैसे रेलगाड़ी का इंजन, जिसे हम केवल रेल चलाने के लिए ही प्रयोग में ला सकते हैं, अतः उसकी अवसर लागत शून्य होगी। वहाँ अवसर लागत का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अवसर लागत की दूसरी आलोचना है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा को माना गया है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती। अवसर लागत की तीसरी आलोचना यह है समरूप इकाइयों का अभाव। मतलब अवसर लागत में जहां माना गया है कि साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं, जो कि संभव नहीं है, न तो उत्पादन और न ही उत्पादन के साधन, इनकी इकाइयां समरूप हो सकती हैं। अवसर लागत की एक आलोचना और है जिसमें साधनों को पूर्णतः गतिशील माना गया है, जबकि साधनों में पूरी तरह से गतिशीलता नहीं होती। कुछ साधन ऐसे होते हैं जो सीमित मात्रा में गतिशील होते हैं। अतः यह अवसर लागत की कुछ आलोचनाएं हैं। बच्चों, मुझे लगता है कि आप सभी अब अवसर लागत, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना तालिका, इन सबसे परिचित हो गए होंगे। बच्चों, मेरा आज आपसे प्रश्न था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन सम्राट की तरह माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है उपभोक्ता। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट की तरह माना जाता है, जिसके लिए प्रत्येक उत्पादक अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है और लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। बच्चों, आज की विषय वस्तु के संबंध में मेरा आप सभी से प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मेरा एक और प्रश्न आप सभी से है कि एक अर्थव्यवस्था में
अवसर लागत का अर्थ समझाते हुए इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दे पाएंगे।